हर लड़की अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उससे कई गुना ज़्यादा अपने सुहाग रात के लिए होती है। इस रात के लिए बहुत सारे सपने सजाए रहती है। कुछ ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ था। मेरी शादी को आज 3 दिन हो गए थे, मगर मेरा पति मेरे कमरे में सोने की बजाय मेरी नंद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता मेरी बहन को एक बीमारी है और रात होते ही उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपनी नंद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी नंद। आज मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी हजारों अरमान थे और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। पार्लर में जब मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई तो खुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई थी। दिल में बेशक दुआ निकली थी कि काश मेरा पति मुझे पसंद करे और मुझे पूरी जिंदगी इज्जत, सम्मान और मोहब्बत के साथ रखे। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार कर दिया तो कहा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपने होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और यह सुनकर मैं शर्मा गई। पार्लर से जब अपनी सहेली के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा रही थी, जब गाड़ी सिग्नल पर रुकी, टाइम पास करने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दी। मैं सामने वाली कार में देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। सामने बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। हैरानी वाली यह बात नहीं थी कि उसमें एक लड़का लड़की बैठे थे, बल्कि यह थी कि वह लड़की मेरी ननद थी। मेरी ननद को तो इस वक्त मैरिज हॉल में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने फ़ोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है। और फिर यह लड़का कौन है? मेरी नंद ने उस वक्त जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और जिस तरह से आराम से बैठी थी, जिसे साफ पता लग रहा था कि मेरी नंद को शादी में आने का कोई इरादा नहीं है। मैं हैरत से आंखें भर कर उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी अचानक सिग्नल खुल गई। मुझे लगा शायद उसने भी मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वह गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसी तरह खुद से उलझती हुई मैरिज हॉल तक पहुंची। बारात आ चुकी थी। पूरा मैरिज हॉल भरा हुआ था। शादी की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। सारा वक्त मैं अपनी नंद को तलाश करती रही थी, मगर वह मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी नज़रों का वह धोखा नहीं था। मैंने सच में ही उसे देखा था। जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति से कहा कि आपकी बहन को तो बुलाए, मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। उसने मेरा पति कहने लगा कि अच्छा, मैं उसे तलाश करके लाता हूँ, यहीं कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह नहीं मिलेगी, मगर मेरी तो हैरत की हद न रही जब मेरे पति के साथ उसे आते देखा। उस वक्त कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहना, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और फुल मेकअप। ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में यह थी ही नहीं, कोई और थी। लेकिन मेरे दिल में शक था, लेकिन यह शक नहीं था। मैं अपनी तरफ भी अपनी नंद के सवाल जवाब करती, इसीलिए मुस्कुराकर उससे मिलने लगी। लेकिन मेरे दिल में शक बैठ चुका था। जब विदाई होने लगी तो मेरी नंद कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ गाड़ी में चले जाए, मैं दूसरी कार में आ जाती हूँ। इससे पहले कि मेरी ननद गाड़ी की दूसरी तरफ बढ़ती, मेरे पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर इस गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा कि तुम जानती हो ना, 2 मिनट भी मेरी नज़रों से तुम दूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। मेरी नंद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। उन बहन भाइयों की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं कोशिश में नाकाम रही। नंद मुझे अपने कमरे में छोड़ने आई। मुझे बेड पर बिठाकर कहने लगी, भाई को आज रात इस कमरे से बाहर मत निकलने देना, वरना बहुत पछताओगी। उसकी अजीबो-गरीबो बात से मैं दंग रह गई थी, लेकिन कुछ बोल न सकी। बस चुप रहकर सोचने लगी, इसका दिमाग खराब है। भला शादी की पहली रात कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएगा। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आ गया। वह बहुत ही जल्दी में था। उसने कमरे में आते ही अलमारी से डिब्बी निकाली और मुझे देकर कहने लगा कि तुम्हारी मुँह दिखाई का गिफ्ट है, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। और मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था कि मुझे अचानक ही अपनी नंद की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि अपने पति को अपने पास रखना, बाहर मत जाने देना। उसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि आज की रात मेरा पति बाहर जाने वाला है, वह मेरे साथ नहीं बिताने वाला। यह सब सवाल मेरे दिमाग में आते चले गए और यह सब सवाल मेरे दिमाग में शक भी पैदा कर रहे थे। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला था। मैं इस परिवार को अभी ठीक से जानती तक भी नहीं थी। नंद से भी बस 2-4 बार ही मुलाकात हुई थी और मैं उसको अभी तक समझ भी नहीं पाई थी।
दूसरी तरफ अनिकेत था तो मेरे पास बैठना चाहिए था। आज तो हमारी सुहाग रात थी, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता, जबकि वह तो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ जा चुका था। यह शादी की रिश्ते करवाने वाली मेरी एक मौसी ने करवाई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल वालों पे कोई झंझट ना हो। जानने वालों ने तो मेरे को छोड़कर रिश्ता नहीं दिया था, और आसपास से जो लोग रिश्ते सिलसिले में आते थे उन्हें मेरी माँ खुद मना कर देती थी। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे खानदान में करूँगी जहाँ लड़का अकेला हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ खुद 20 साल तक जॉइंट फैमिली में गुजारे थे और वहाँ रोज़ लड़ाइयाँ ही होती थी। मेरी दादी और मेरी ताई चाचा मेरी माँ जीना दुश्वार कर रखा था। हम जितने साल उस घर में रहे दिमागी आराम नहीं मिल सका था। कभी बुआ पहुँच जाती, कभी चाचा या फिर कभी ताई जी। ज़रा ज़रा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता था। इससे बचने के लिए ही मेरी माँ ने मेरे पापा पर जोर डाला था कि अलग घर में रहो, लेकिन मेरे पापा अपनों से अलग होना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद ही घर से निकलने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ते के सिलसिले में कुछ लोग आए थे और यह बात चाचा और ताई को गवारा नहीं था। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी और ऊंची ऊंची आवाज़ में मेरी बहन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगे। अच्छे खाते पीते लोग थे और हमारी अच्छी ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ पर हो जाए, मगर उन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन मेरे पापा को एहसास हुआ कि अलग घर लेकर रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी हुई, मगर वह भी भरे पूरे खानदान में गई थी। बेचारी हर वक्त अपने ससुराल वालों पर रन रोती रहती और कुट्टी रहती। इसीलिए मेरी माँ ने फैसला किया कि मेरी शादी किसी छोटे परिवार में करेंगे जहाँ लड़का अकेला हो। हालांकि मेरे पापा कहा था कि अकेले लड़के पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो लड़का उनकी नज़रों में होता है और उनके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। लेकिन अकेला लड़का जल्दी बिगड़ जाता है और गलत कामों पे पड़ जाता है। ऐसे ही हम किसी अकेले अनजान लड़के को अपनी लड़की नहीं समझ सकते। लेकिन मेरी माँ ने जो सोच लिया था वह सोच लिया था, वह पूरा करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से यह रिश्ता मिला था। लड़के की सिर्फ एक ही बहन थी और वह अच्छे खाते पीते लोग थे। माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था, इसीलिए रिश्ते वाले से कहा था कि मेरी बेटी की रिश्ता वहीं पर पक्का करा दो। नसीब में यही था, इसीलिए यह शादी हो गई। मैंने अपनी माँ से भी कहा कि अनजान लोग से इसीलिए अच्छी तरह से पता करवा ले, मगर अम्मा ने कहा कि मैं सब पता करवा लिया है, लड़का बहुत ही अच्छा है। और सोच कर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसा तो तभी होता है जब दूसरा किसी गलत काम में पड़ा हुआ होता है, यानी पति का कहीं दूसरी औरत के साथ चक्कर हो। सारी मेरी परेशानी गुजरी और अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। सुबह 6 बजे मैंने अपनी नंद से जाकर पूछती हूँ कि उसे ज़रूर पता होगा कि उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी नंद के कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी और यह देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि दरवाज़ा मेरे पति अनिकेत ने खोला था। मैं एकदम से चौंक गई। वह अपने बहन के कमरे में क्या कर रहा था? मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। मैं गुस्से के बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था, सारे गलत ख्याल मेरे दिल में नहीं लानी चाहिए था, लेकिन मेरे हालात मेरे दिमाग पर शक पैदा कर रहे थे। अनिकेत मेरे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी दिमागी मरीज है और उसे रात को दौरे पड़ते हैं और अक्सर वह खुद को नुकसान पहुंचा देती है। इसीलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा दे। जब अनिकेत ने यह बात मुझे बताई तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितना अच्छा ख्याल करने वाला इंसान है और मैं उसके ऊपर शक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भी उठ गई। सारा दिन मेरी नंद मेरे साथ ही रही। घर में खूब सारे मेहमान इकट्ठा थे क्योंकि अभी शादी की कुछ रस्में बाकी थे। मेरी मुंह दिखाई हो रही थी। सारा समय मेरी नंद मेरे साथ ही रही। मेहमानों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। उसे देखकर हरगिज भी नहीं लगता था कि वह दिमागी मरीज हो सकती है। रात को फिर अनिकेत ने यही कहकर कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अपनी बहन के कमरे में सोना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया और सोचने लगी कि अगर उसे अपनी बहन का इतना ही ख्याल था तो फिर मुझे शादी ही क्यों की। भला कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक रोज रात को अपनी बहन के कमरे में जाकर सोया करेगा? 2 दिन की दुल्हन थी, मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन अनिकेत तो मेरे अरमानों को कोई परवाह नहीं थी।
तीसरी रात भी अनिकेत ने अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। आज तीसरा दिन था और मैं बुरी तरह से तंग आ गई थी। चौथी रात जब अनिकेत अपनी बहन के कमरे में चला गया तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं बेड पर करवटें बदलती रही लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे जाकर मैं अपनी नंद के कमरे में दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वह दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। यह सब क्या हो रहा था? वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब अनिकेत कमरे में आया तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा कि कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था, इसीलिए पता नहीं चल सका। मैं अनिकेत से कहा कि तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाज़ा लॉक करके क्यों सोते हो? दरवाज़ा खुला करो। मेरे सवाल पर वह बौखला गया और एकदम से घबरा गया। कहने लगा कि तुम्हें बताया था ना कि वह दिमागी मरीज है और उसे दौरे पड़ते हैं, इसीलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कमरे को लॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं किसी भी तरह से अनिकेत का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यही डर है ना कि मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूँगी, उसका ख्याल रखूंगी, तुम अपने कमरे में रहो। मेरा ऐसा कहने पर अनिकेत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी अचानक बोला कि जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को उसके पास या उसको किसी के पास नहीं रहने दे सकता। मैं रोने लगी। अनिकेत ने मुझे चुप भी नहीं कराया और चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी नंद मेरे कमरे में आई और मुझे चुप कराने लगी और कहने लगी कि मैंने तो रात को भाई को बोला था कि भाभी दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, दरवाज़ा खोल दे, मगर भाई ने मना कर दिया। मेरी नंद बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं, इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के रंग दिखने लगे थे। मुझे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका यह रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। ऐसा क्या राज था कि मेरा पति घर पर नहीं था? मेरे साथ रहने की बजाय हर समय साय की तरह अपनी बहन के पीछे पीछे ही रहता। यहाँ तक कि मेरी एक दोस्त ने मुझे और अनिकेत को एक पार्टी में बुलाया तो अनिकेत कहने लगा कि तुम अकेली चली जाओ, अगर मेरा जाना इतना ही ज़रूरी है तो मेरी बहन भी साथ में जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी बहन को भी साथ ले जाते हैं। लेकिन मेरी नंद तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरी नंद ने मुझे इशारा किया कि मुझे साथ लेकर ना जाएं, भाई के साथ चली जाओ, और अनिकेत को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन अनिकेत नहीं माना और उसे साथ लेकर ही पार्टी में गया। मैंने महसूस किया कि मेरी नंद पति को काफ़ी डरती हैं और मैं ये भी नोट किया था कि अनिकेत मेरी नंद पर बहुत शक्ति करता है। उसके पास उसका अपना मोबाइल तक नहीं था और उसको घर से बाहर आने जाने की इजाज़त तक नहीं थी। सारा दिन और सारी रात मेरा पति बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता। मुझे तो जैसे घर में लाकर भूल ही गया था। एक दिन मैंने अनिकेत से कहा कि तुम अपनी बहन के दौरे पड़ते हैं। अनिकेत कहने लगा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं उसको दवाई खिला रहा हूँ, उसका इलाज चल रहा है। उस दिनों भाई बहन कहीं गए हुए थे कि मुझे एकदम अपने नंद के कमरे की तलाशी लेने का ख्याल आया और उसके कमरे में गई तो ना तो कोई गोलियां मिली और ना ही कोई रिपोर्ट। फिर मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उसका इलाज करवा रहा है? अगर ऐसा होता तो कमरे में कुछ न कुछ जरूर मिलता जिससे यह साबित होता कि मेरी नंद को दौरे पड़ते हैं। अब मुझे अनिकेत पर शक होने लगा था। डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात भी अनिकेत ने नहीं मानी थी और मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली और अपने कमरे में आ गई। वह दोनों शाम को वापस आए और मेरे पति आते ही मुझसे कहने लगा कि अब तुम्हारी परेशानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरी नंद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई हैं। रात को फिर अनिकेत अपनी बहन के कमरे में चला गया, लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जानकर रहूंगी। आखिर मेरे पति और नंद बंद कमरे में अकेले करते क्या हैं? चाबी तो मैं छुपा ही ली थी। मैं जल्दी से चाबी निकालकर, रात के 2 बज रहा था और मैं जल्दी से कमरे को लॉक कर खोल दिया और अंदर चली गई। सामने का मंजर देखकर मेरी ऊपर की सास ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैंने देखा कि मेरा पति मेरी नंद को रस्सियों से बांध कर रखा है और उसका सर उसके कंधे पर लेकर सो रहा है। मेरी ननद शायद जाग रही थी। मुझे देखकर बाहर जाने का इशारा करने लगी। मैंने सोचा कि अनिकेत को जगाकर पूछती हूँ कि यह सब क्या है। जब मेरी नंद मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं बाहर आ गई और अपनी नंद की हालत देखकर मैं सदमे में आ गई थी। अब तो मुझे मेरी ननद दिमागी मरीज नहीं लग रही थी बल्कि अनिकेत दिमागी मरीज लग रहा था।
पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिलो दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैं अनिकेत से पूछना चाहती कि आखिर उसने अपनी बहन को बांध कर क्यों रखा। पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही मैंने बहाना कर कर अपनी नंद को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि रात को जो कुछ भी मैंने देखा वह सब क्या था। मेरी ननद मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि जब से मम्मी पापा इस दुनिया से गए हैं मेरे भाई का रवैया मुझ पे बदल गया है। सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक समझते हैं और रोज़ मुझे कहते हैं कि अपने हिस्से का दौलत मेरे नाम पर कर दो। मेरे पापा अपनी सारी दौलत हम दोनों बहन भाइयों के नाम कर गए थे। मैं मना करती हूँ तो भाई मुझे मारते हैं और मुझे परेशान करते हैं। रात को मुझे रस्सियों से बांध देते हैं। वो मुझे हर पल तकलीफ देते हैं जिससे कि मैं डर जाऊँ और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम पर दे दूँ। मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अगर मैं भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दी तब भी भाई इसको अपने पास नहीं रखेंगे। मेरा भाई गलत आदतों में पड़ा हुआ है और वह सारी दौलत उड़ा देगा। अपनी नंद के मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया। मेरी नसें फटने लगी। मेरा पति अनिकेत इतना गंदा आदमी हो सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर रात को मैं अपनी आंखों से यह सब कुछ नहीं देख लेती तो शायद मैं अपनी ननद की बातों पर विश्वास भी नहीं करती। लेकिन हकीकत तो मैं खुद अपनी आंखों से देख ली थी। मेरी नंद मुझसे लिपटकर रोने लगी कि भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो, मेरा भाई मुझे जान से मार देगा, मेरी जान बचा लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से कहीं दूर भगा दो। अब मैं आपको क्या कहती, जब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद अनिकेत मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। कल मैं उसको लड़का दिखाने लेकर गया था। अगले मंडे मैं अपनी बहन को विदा कर दूंगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरी ननद तो कुछ और ही कह रही थी कि उसका भाई उसकी शादी किसी बुढ़े आदमी से करवा रहा है और बदले में उससे पैसे मांगे थे, और यह कह रहा है कि किसी लड़के से रिश्ता तय किया है। मेरे पति कहने लगा कि बस यही चाहता हूँ कि अपनी बहन की जिम्मेदारियाँ से फ्री हो जाऊँ और अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मम्मी पापा के बाद हम भाई बहन तो एक दूसरे का सहारा हैं। अपनी बहन की जिम्मेदारियां से फ्री होकर अपने माँ बाप के दिए हुए वादे से फ्री हो जाऊंगा। अनिकेत के मुंह से यह सब बातें सुनकर मैं हैरत में झटका लग रहे थे। क्या मेरा पति अनिकेत झूठ बोल रहा था? कितनी साफ सफाइयाँ से झूठ बोल रहा था कि वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। यह दोनों भाई बहन बहुत अजीब हैं। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। अनिकेत ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो भी दिखाई थी। लड़का तो देखने में बहुत हैंडसम था और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल का था। जब मैं यही बात अपनी नंद को बताई तो वह रोते हुए कहने लगी कि भाई झूठ बोल रहे हैं। भाई ने एक 55 साल के बूढ़े से मेरी शादी तय की है। बदले में वह बूढ़ा भाई को ढेर सारे पैसे देगा जिससे भाई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। शादी के नाम पर मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं। मैं क्या करूं? यह कहकर मेरी नंद सिसक सिसक कर रोने लगी और मुझसे मदद मांगने लगी। मैं क्या ननद की मदद करती? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मेरी शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ था। मेरी ननद बार बार कह रही थी कि भाभी मुझे इस सब से घर से बाहर भगा दो। मैं अपनी ननद से कहा कि अगर तुम्हें यहाँ से भगा दूँ तो तुम कहाँ जाओगी? कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसके घर चली जाऊँगी, वकील है, मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, वरना मैं उसको अब तक मदद के लिए बोल चुकी होती कि मैं उसे अपना फ़ोन दिया और वह अपनी दोस्त से बात कर ली। उसने मेरे सामने ही अपनी दोस्त से बात कही थी, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की थी, बस 2-3 बातें ही की थी। मेरी भाभी मुझे घर से किसी न किसी तरह से निकाल देंगे और फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसने अपनी सहेली से कहा कि तुम मेरी मदद ज़रूर करना, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ ज़रूर दोगी। अपनी नंद के बहुत ज़्यादा कहने पर मैं अपनी नंद की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। यह हुआ कि अनिकेत को नींद की गोली दूध में मिलाकर पिला दूंगी। अनिकेत को सोने के बाद किसी बहाने उसे रात को अपनी गाड़ी में छुपाकर उसकी दोस्त के घर छोड़ दूंगी, क्योंकि ड्राइवर को भी अनिकेत ने सख्त आदेश दे रखे थे कि मेरी बहन कहीं भी बाहर न जाने पाए। जैसे ही रात के 9 बजे मैंने अनिकेत के दूध में नींद की गोलियां मिला दी। दूध पीते ही अनिकेत आधे घंटे के अंदर ही अनिकेत सो चुका था। अंदर ही अंदर अनिकेत सो चुका था। हमारे पास यही मौका था। मैंने अपनी नंद से कहा कि तुम जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर छुप जाओ। मैं चौकीदार से कहा कि गेट खोलो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। चौकीदार ने तुरंत गेट खोल दिया। मैं गाड़ी सड़क पर ले आई और कुछ ही देर में हम घर के सामने खड़े थे।
मेरी नंद कहने लगी, भाभी आप घर चले जाए वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन मैं उसे पूरी सुरक्षा के साथ उसे घर के अंदर छोड़कर आना चाहती थी और उसकी दोस्त से मिलकर उसे कहना चाहती थी कि मेरी नंद का ख्याल रखना। मेरा इरादा यही था, यहाँ तक कि सीधा अपने घर चली जाऊंगी और अपने माँ बाप को अपने पति की सारी सच्चाई बता दूंगी। जो अपनी बहन का नहीं हो सका मेरा कैसे होगा, यही सोचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरी थी कि तभी गेट खोलकर एक लड़का बाहर आया। उस लड़के को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी। यह तो वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी नंद के साथ देखा था। जब अनिकेत को मैंने अपनी नंद की इतनी शक्ति देखा तो यह दिमाग में ख्याल निकल गया था कि उस दिन गाड़ी में मेरी नंद हो सकती थी। मैंने सोचा कि वह कोई और लड़की होगी। मेरी नंद को इतनी आज़ादी कहाँ कि किसी लड़के के साथ अकेली गाड़ी में घूम सके। लेकिन आज जब मेरी नंद उस लड़के के पास गई और उस लड़के को मैंने देखा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी नंद गाड़ी के दूसरी तरफ से निकलकर मुझसे कहने लगी, भाभी ये मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप घर चले जाए। लेकिन मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैं एकदम फैसला किया कि अपनी नंद को कहाँ गाड़ी में बैठ जाओ, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी नंद ने मेरा हाथ जोर से झटका और भागकर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि सॉरी भाभी, मगर अब मैं वापस नहीं जा सकती। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और उसी के खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लाई हूँ। अभी शायद मेरी नंद झूठ बोल रही थी, लेकिन उस लड़के ने मेरी नंद को अपने पीछे किया और मेरी तरफ आते हुए शैतानी हंसी हंसकर बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी पसंद आ गई, एक के साथ एक फ्री। उस लड़के की बातें सुनकर मैं घबरा गई। मेरी नंद भी एकदम से चौंक गई थी। वह लड़का उस शैतानी हंसी के साथ बोल रहा था, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, कब से तुम आओ और मेरी प्यास बुझाओ, मगर अब मैं देखो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भाभी भी फंस गई। इतनी देर में गाड़ी से नीचे उतर आई थी और मैं अपनी नंद का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने लगी। तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घूर के मुझे अंदर खींचने लगा। मेरी नंद ने गुस्से में जाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी खातिर अपने इतने प्यार करने वाले भाई को धोखा दिया। जैसे ही मेरी नंद ने उस लड़के को थप्पड़ मारा, उस लड़के ने फ़ोन करके 2 और लड़कों को बुला लिया। मुझे उन लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैं यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह मुझे और मेरी नंद को खींचकर अंदर ले जा रहे थे कि इस वक्त पुलिस की सायरन बजने लगी। पुलिस के साथ साथ अपने पति को आते देखकर भगवान का धन्यवाद किया। जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। पुलिस तुरंत उन लड़कों को पकड़कर ले गई। मैं हैरान थी कि मेरे पति अनिकेत को तो मैं नींद की गोलियां दी थी, फिर यह यहाँ कैसे? अनिकेत कहने लगा, मेरी बहन को महीना पहले इस लड़के से मुलाकात हुई थी और वह इस लड़के के प्यार के जाल में फंस गई। जब मुझे पता चला तो इस लड़के के बारे में सारी जानकारी लेनी शुरू कर दी। अगर यह लड़का ठीक होता तो मैं अपनी बहन की शादी खुशी से इस लड़के के साथ करा देता। लेकिन मुझे पता चला कि यह लड़का धोखेबाज है और करेक्टर का भी गिरा हुआ आदमी है। मैंने अपनी बहन को उस लड़के के बारे में सारी सच्चाई बताई, लेकिन बहन ने मेरा विश्वास नहीं किया, उल्टा उसकी बातें आकर मुझ पर ही शक किया और घर से भागने की प्लानिंग करने लगी। तब तक कि मेरी शादी के दिन आ गया था, इसीलिए मैं उसे पर शक्ति और उसको कमरे में बांधकर सोने लगा, क्योंकि यह दोबारा भागने की कोशिश कर चुकी थी। अब मैं नहीं चाहता था कि उस आवारा लड़के के हाथ हो जाए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ और उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया था सब झूठ था। कल जब तुम दोनों प्लान बना रहे थे तो मैंने सुन लिया था और फैसला किया कि तुम लोगों को जो करना है तुम लोग करो, ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। हो सकता है ऐसा करने से मेरी बहन को अक्ल आ जाए, क्योंकि इंसान को जब तक ठोकर न लगे वह बाज नहीं आता है। इसलिए मैंने तुम लोगों को जाने दिया और वह गोलियों वाला दूध फेंक दिया था। मुझे यकीन था कि यहाँ कुछ जरूर होगा, इसीलिए मैं पुलिस को लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। यह सब कुछ सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मेरी नंद भी सर झुकाए हुए आंसू बहा रही थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे भाई, इस लड़के की बातों में आकर मैंने अपना नुकसान करने चली थी। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे आपके खिलाफ ही खड़ा कर दिया था। मेरी नंद ने मुझे भी माफ़ी मांगी और मैंने और अनिकेत ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यही बहुत है। कुछ दिनों बाद हमने उसकी शादी कर दी। आज वह अपने घर में बहुत खुश है और मैं भी अपने पति अनिकेत के साथ खुश हूँ। मेरा पति अनिकेत का अच्छा भाई होने के साथ साथ एक अच्छा पति भी है और साथ ही एक बहुत अच्छा इंसान भी है।
ऐसे अच्छे इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं और मैं बहुत किस्मत वाली थी कि अनिकेत जैसा पति मिला। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।